एक मिनट, शांति से बैठते हैं, शांति से। सुबह से बैठे हम आज। सुबह बैठे थे 9:30 बजे। अभी क्या हुआ, 2 घंटे हो गए बैठे। देखो ऐसा है, यानी कि दोष दोष यानी कुछ ना कुछ कमी है ना, कुछ ना कुछ पाप हुआ है, कोई ना कोई कमी हुई है। पितृदोष, पितृदोष यानी कि पितरों के द्वारा कोई न कोई ऐसी गलती हुई है जिसका भुगतान आने वाली नस्ल को करना पड़ता है। आपकी कुंडली में जो पितृदोष है उसका कारण आप नहीं है, आपके पूर्वज हैं। क्योंकि आपके पूर्वजों द्वारा कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जो वो दोष बना हुआ है। और दोष क्या है? फॉल्ट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट। कोई ना कोई गलती है। अब जो कोई गलती करता है, गलती का रिजल्ट तो उसको मिलेगा, उसका परिणाम भी मिलेगा, उसकी सजा भी मिलेगी। ये तो संविधान का विधान है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ कोई गलती करते हैं, गलती के अकॉर्डिंग आपको सजा होती है। तो आप कोई चोरी करते हैं, कोई डकैती करते हैं, कोई मर्डर करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको सजा होती है। एस्ट्रोलॉजी में, अपने कर्मा में, तो इसमें भी सेम है। जैसे हम कर्म करेंगे, हमारे कर्मों के अनुसार वो चीजें मिलती है। जब हमें पूर्वजों द्वारा दी गई चीजें मिलती हैं, जब उसके हम अधिकारी हैं, जब प्रॉपर्टी आपकी मिली पिताजी की, पिताजी का पैसा आप यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, उनका डीएनए आप में है, तो उनके द्वारा किए गए पुण्य और पाप का फल भी आपको मिलना वो जरूरी है, जरूर मिलेगा। ऐसे पितृदोष देखा जाता है। पितृदोष कुंडली में भी देखते हैं और प्रश्न कुंडली में देखते हैं। पितृ यानी कि पितरों के द्वारा की गई कोई ना कोई गलती। नाइन्थ हाउस हमारे पितरों का होता है। नाइन्थ हाउस हमारे पितरों का होता है। जब नाइन्थ हाउस पीड़ित होगा तो इसका मतलब क्या है कि पितरों ने कोई गलती की हुई है। ध्यान आपका यहीं पर है। ध्यान, जी सर। ध्यान यहीं पर रखना है, मैं देख रहा हूं, ध्यान यहाँ पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी कोई विषय पढ़े तो प्रॉपरली ध्यान वहीं पर होना चाहिए, चाहे हम 1 घंटा के बजाय आधा घंटा पढ़े। तो नाइन्थ हाउस के पीड़ित होने से पितृदोष बनता है। और जो हमारे पूर्वज हैं वो कौन है? वो जुपिटर है। जो बृहस्पति है वो हमारे पूर्वज हैं। सूर्य हमारे पिताजी हैं। और सूर्य से ही इस पूरी सृष्टि का सृजन हुआ है। तो किसी जीव की उत्पत्ति का कारण सूर्य होता है। पितृदोष के 3-4 रूल हैं, वो हमने चेक करने होते हैं। वैसे तो आप देखेंगे किसी और से, किसी यूट्यूब पर, सभी के अलग अलग हैं। कोई कहीं से देखता है, कोई कहीं से देखता है। लेकिन अब जहां तक मुझे समझ में आया और जो मैं कुछ में बताया गया, मैं आपको वही बताऊंगा कि आप इस प्रकार देखें। और लॉजिक भी है, बगैर लॉजिक भी नहीं होगा। नाइन्थ हाउस हमारे पूर्वजों का है। तो जो नाइन्थ हाउस में कोई बुरा ग्रह होगा या नाइन्थ हाउस का स्वामी पीड़ित होगा, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने कोई गलती की हुई है। तो कुंडली का ये नाइन्थ हाउस है। यदि यहां पर, एक सेकंड, शेयर नहीं हो गया। कुंडली का ये नाइन्थ हाउस,
यहां पर यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, कौन से? मुख्यतः राहु और केतु। नाइन्थ हाउस में यदि राहु है, मुख्यतः राहु को ही लेते हैं यहाँ पे, राहु है तो पितृदोष है। नाइन्थ हाउस में राहु आपको पितृदोष देता है। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। यहाँ पर कौन है? मून है। यदि मून राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, या शनि के साथ हो, राहु, केतु या शनि के साथ हो, किसी भी हाउस में बैठा हो, तो पितृदोष कहलाएगा। क्योंकि आपके नाइन्थ हाउस का स्वामी पीड़ित हो गया है, आपके पूर्वज पीड़ित हैं, दूषित हो गए हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई पाप कर्म किया हुआ है, इससे वो पितृदोष लगा हुआ है। तो इस नाइन्थ हाउस में कोई भी राशि हो सकती है, उस राशि का जो स्वामी होगा, और वो राहु के साथ है, शनि के साथ है, या केतु के साथ है, तो ये कहेंगे कि पितृदोष है। पहला, नाइन्थ हाउस में राहु। सेकंड रूल क्या है? नाइन्थ हाउस का लॉर्ड 6, 8, 12 में है, राहु शनि केतु से पीड़ित है, तो पितृदोष है। तीसरा नियम क्या कहता है? गुरु के साथ राहु हो या सूर्य के साथ राहु हो, वो किसी भी हाउस में बैठे हो, सूर्य के साथ राहु और गुरु के साथ राहु, यदि गुरु और राहु एक साथ हैं, आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ये पितृदोष है, ये पूर्व जन्मों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी तर चला रहा है। क्योंकि गुरु हमारे पूर्वज हैं, गुरु राहु का रिलेशन है, तो वो जो आपका पितृदोष है वो अब का नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। गुरु और राहु, और सूर्य और राहु है, तब भी पितृदोष है। सूर्य और शनि एक साथ हैं, सूर्य और शनि एक साथ हैं, तब भी क्या होगा? पितृदोष होगा। सूर्य शनि है, सूर्य राहु है, गुरु राहु है, या नाइन्थ हाउस में राहु है, या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ राहु शनि या केतु है, तो पितृदोष होता है। क्या होता है? ये पितृदोष होता है। यहां तक समझ में आया? हाँ जी। तो पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? एक तो परिवार में जितने भी सदस्य होंगे उनका आपसी वैचारिक मतभेद रहेगा, चलते हुए काम रुकेंगे, कोई फैक्ट्री है तो मशीनें रुक जाएंगी, घर में कलेश रहेगा, नर संतान कम होगी, अगर होगी तो फिजिकली फिट नहीं होगी, लड़कियां ज्यादा होंगी, वैवाहिक जीवन में बाधाएं शुरू हो जाती है, समस्या शुरू हो जाती है। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। कुंडल वास्तु में पितृदोष की दिशा होती है, उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, ये तो ऐसी 10 दिशाएं हैं। आकाश को मानते हैं, पृथ्वी को मानते हैं। तो जब नैऋत्य कोण में आपके टॉयलेट हो, किचन हो, बाथरूम हो, कोई सेप्टिक टैंक हो, कोई खड्डा हो, कोई ग्रीनरी रखी हो, ग्रीन कलर किया हुआ हो, तो पितृदोष होता है।
और वास्तु में तो ऐसा कहा गया है कि 8th हाउस और 5th हाउस में यदि राहु है तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, और वो आपको कुंडली के साथ साथ आपके मकान में भी मिलेगा। आप उसी मकान में रहेंगे जिस मकान में पितृदोष है। यदि आप देश छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं, कहीं पर जाएंगे, रेंट पे रहेंगे, तब भी आपको वही हाउस मिलेगा जिसमें पितृदोष होगा। क्योंकि आप अपना स्थान छोड़ सकते हैं, अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते जो आपके साथ चले हुए हैं। जिनकी कुंडली में बुध खराब होगा उनकी उत्तर दिशा में कोई ना कोई समस्या होगी, कोई ना कोई दोष होगा। और आप कहीं पर भी जाएं, किसी भी हाउस में जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो आपका नॉर्थ खराब होगा ही होगा। उसको ठीक करना पड़ता है, वो बात अलग है, लेकिन वो चीजें आपके साथ चलती है। तो पितृदोष में ये समस्या आती है। जब भी किसी के नर संतान कम होंगी, लड़कियां ज्यादा होंगी, या नर संतान होगी ही नहीं, ज्यादा मिसकैरेज हो जाएंगे, संतान हो ही नहीं रहेगी, काम नहीं बन रहे, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, फैक्ट्रीज भी नहीं चल रही है, काम भी नहीं चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, कोर्ट केस हैं, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तो यानी कि पितृदोष है। और जैसे गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, सभी के पास उनके वो दायित्व होते हैं। बिजली मंत्री है तो उसके पास विद्युत का विभाग होगा, इलेक्ट्रिक का विभाग होगा। कोई स्वास्थ्य मंत्री है, उसके पास हेल्थ का डिपार्टमेंट होगा। तो जिस प्रकार डिपार्टमेंट होते हैं उसी प्रकार ऊपर भी डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। वायु का वायुदेव के पास है, अग्नि का अग्निदेव के पास है, जो बारिश होती है, रेन होती है, ये इंद्रदेव के पास है। बिजलियां जो चमकती है आकाश में, ये इंद्रदेव के पास है। तो जो दवाइयां हैं, बीमारी हैं, उनका अश्विन कुमार, जो दो अश्विन कुमार हैं उनके पास है। वैसे जितनी भी दवाई हैं उनका जो राजा है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो ऐसे डिपार्टमेंट बांटे गए हैं। तो उसी प्रकार जो पितृलोक है, पितृलोक एक अलग से लोक है। देवलोक है, पितृलोक है, मृत्युलोक है, स्वर्गलोक है, शिवलोक है। ठीक है ना। विष्णु का अलग लोक है, गोलोक है, ब्रह्मलोक है, तपोलोक है। तो ये क्या, ये एक स्थान है, तो डिपार्टमेंट अलग अलग। तो जो पितृलोक है, पितृलोक में उनके पास क्या दायित्व है? किसी भी कुल की वृद्धि करना, वंश की वृद्धि करना, वो उनके पास है। तो जब वंश वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि कब होगी? जब नर संतान होगी। लड़कियों से, कन्याओं से वंश वृद्धि नहीं होती। कन्याओं से वंश वृद्धि किसकी होगी? जहां पर वो शादी होकर जाएंगी उनकी वृद्धि होगी। जिस घर में उन्होंने जन्म लिया है उनकी नहीं, क्योंकि शादी करके वो चले जाए अगले के घर, संतान होगी तो अगले के घर होगी। तो इसीलिए नर संतान वंश की वृद्धि को करती है, वंश को आगे बढ़ाती है। वो काम किस पर? वो पितरों पर है। तो पितृदोष कौन कौन से, मैंने आपको 4-5 नियम लिखवाए हैं। ये लिखने अपने साथ साथ फिर भूल जाते हैं। शनि सूर्य एक साथ है, सूर्य राहु एक साथ है, राहु गुरु एक साथ है, या 9th हाउस का लॉर्ड राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, या 9th हाउस में राहु है, तो पितृदोष है। अब लॉजिक क्या है इनका? सूर्य पिता का कारक है, शनि उसका शत्रु है।
सूर्य शनि को अपना पुत्र नहीं मानता, वो छाया का पुत्र है। तो जो पिता पुत्र के संबंध खराब, एक दोष बन जाता है। नाइन्थ हाउस हमारे पितरों का है, हमारे पूर्वजों का है। जो नाइन्थ हाउस पीड़ित होगा, दूषित होगा, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे पूर्वजों से कोई ना कोई गलती हुई है, इसका भुगतान हम कर रहे हैं। गुरु राहु है, गुरु हमारे पूर्वज हैं, वो राहु से पीड़ित हो गए, पीड़ित यानी कि दूषित हो गए, तो वो क्या प्रकार से किया गया, वो पितृदोष बन गया। कुछ लोग चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे उसको पितृदोष मानते हैं। ये चंद्रमा और बुध क्या है, पिता पुत्र है। तो ये आपस में निबंधी, चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना मित्र नहीं मानता। तो इसकी पीछे स्टोरी है। तो बृहस्पति की जो पत्नी है, तो चंद्रमा के साथ उनका प्रेम हो जाता है, चंद्रमा उनको लेके चला जाता है, फिर उनसे एक संतान होती है। तो फिर बात होती है, चंद्रमा कहता है ये लड़का मेरा है, बृहस्पति कहता है ये मेरा है। तो फिर एक बीच में एक बड़ा होता है जो सुलह करवाता है, वो कौन है, ब्रह्मा जी ही। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। तो बृहस्पति कहते हैं जो संतान हुई मेरी है, चंद्रमा कहते हैं ये संतान मेरी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं भाई इसका तो जो निराकरण है, असल में इसका जो पता है वो तो किसको पता, उसकी माता जी को पता है किसकी संतान है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। तो फिर बृहस्पति की पत्नी से पूछा जाता है कि ये संतान किसकी है, तो कहते हैं चंद्रमा की है। तब से ये चंद्रमा और बुध का ये चक्कर चला हुआ है कि आपस में चंद्रमा बुध को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो ये आपका पितृदोष हुआ। फिर कुंडली में एक चैप्टर होता है बाधक भाव, ये सुना होगा पहले आपने, बाधक। सॉरी सर, ये आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी क्या? चल रही है? रिकॉर्डिंग चली अच्छा, गई चल है, रही है सर। चली। ठीक है। बाधक यानी कि स्पीड ब्रेकर। गाड़ी चली जा रही है हाईवे पर, अब बीच में स्पीड ब्रेकर रुक जाएगी, और रुकेगी तो वो हाईवे पे क्या होता है, 120 की स्पीड, 80 की स्पीड, 100 की स्पीड चली हुई है। अब बीच में स्पीड ब्रेकर लगा, क्या होगा, तो गाड़ी रुकेगी या फिर टूटेगी या फिर गिर जाएगी, अगर आप संभले नहीं है तो टाइम से। तो ऐसे ही कुंडली में एक धारणा, एक एस्पेक्ट है, उसको बोलते हैं बाधक। बाधक यानी कि स्पीड ब्रेकर, रोकने वाला। आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह है जो आपके लिए बाधक है, आपकी कुंडली में कौन सा वो ग्रह जो आपके लिए बाधक बना हुआ, स्पीड ब्रेकर बना हुआ है, उसको आप कैसे देखेंगे। चर राशि कौन कौन सी होती है, बताएगा कोई। मूवेबल साइन कौन कौन से होते हैं। 1, 4, 7 और 10। 10, 1, 4, 7 और 10, 10 इसको क्या बोलते हैं। चर राशि। ये क्या है, कौन सा हाउस है ये, फर्स्ट हाउस है। इसको क्या बोलते हैं, इसको लगन बोलते हैं। ये ल लिखा हुआ ना, लगन, ये लगन है, इसको लगन बोलते हैं। यदि फर्स्ट हाउस में किसी के चर राशि हो, किसी का मेष लगन हो यानी कि एक राशि हो, किसी का कर्क लगन हो, 4 राशि हो, तुला लगन हो, 7 राशि हो, या मकर लगन हो, क्या होगी, चर राशि हो गई। किसी के भी फर्स्ट हाउस में यदि चर राशि है, उसके लिए कौन सा हाउस बाधक होगा, उसके लिए 11th हाउस बाधक होगा, 11th हाउस बाधक होगा। 11th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है, उसके लिए क्या वो बाद के सुआ। और जैसे अब आगे स्थिर राशि है, कोई निकाल लेते हैं कोई,
ये मकर राशि है ना? कौन सी राशि है ये? जी। चर राशि है। मकर राशि। चर राशि है। तो चर राशि का बाधक कौन है? 11th हाउस। 11th हाउस में कौन सी राशि है? बस स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स। इस व्यक्ति के लिए जो बाधक है ना, जो कहीं पर बाधा देगा, किसी भी काम में रुकावट करेगा, वो मंगल देगा। कौन देगा? मंगल। ठीक है, समझ रहे हैं? जी। ये सिर्फ चर राशि के लिए होगा? चर राशि के लिए है। अब आगे स्थिर राशि अच्छा। आएगी। ठीक है। ठीक है, चर राशि का जो भी होगा वो 11th हाउस का जो भी हाँ, लॉर्ड होगा वो वो होगा। बाधक होगा। वो बाधक होगा। आपने उसको क्या करना है? उसका इलाज करना है, उसको ठीक करना है। और वो जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस से संबंधित चीजों में आपको समस्याएं आएंगी। रोकेगा उन चीजों को, क्योंकि आपकी कुंडली का वो बाध केस है, वो बाधा डालने वाला है, वो बीच में रुकावट डालने वाला है। अब किसी का स्थिर लगन है। स्थिर कौन सी राशि होती है? 2, 5, 8 और 11। 2, 5, 8 और 11। तो उनके लिए जो बाधक हाउस कौन सा बनेगा? 9th हाउस। 9th हाउस में जो राशि है, उस राशि का जो लॉर्ड होगा वो कौन होगा? वो बाधकेश होगा। जैसे ये वृश्चिक राशि है, स्थिर राशि है, 2, 5, 8 और 11 है। जिसके लगन में स्थिर राशि होगी, उसके लिए बाधक भाव 9th हाउस हो जाएगा। 9th हाउस में राशि कौन सी है? कर्क। कर्क के लॉर्ड कौन है? मून। तो इस व्यक्ति के लिए चंद्रमा क्या है? वो बाधकेश है। वो कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। तो विवाह से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, इनके जीवन में समस्याएं देने वाला कौन होगा? चंद्रमा होगा। समझ रहे हैं? अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, मतलब बात के जैसे इसके लिए 7th एक 9th एक हाउस एक है एक मैम, एक तो। सेकंड, एक सेकंड प्लीज। हाँ जी मैम, बोलिए। मुझे ये पूछना था सर, जैसे इनके लिए बात के 7th हाउस 9th हाउस का लॉर्ड है, तो हम्म। मतलब जो प्रॉब्लम आएगी वो चंद्रमा से आएगी, और चंद्रमा जिस हाउस में बैठा है उससे, ना हम्म। कि 9th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं नहीं आएगी, ये नहीं, बस पूछना था। जहां वो बैठा है 9th हाउस से नहीं आएगी। अच्छा, वो जो लॉर्ड प्लैनेट है 9th का, उसका जो प्लैनेट जहां बैठा है उस हाउस से प्रॉब्लम आएगी। उस हाउस से प्रॉब्लम आएगी, वो उसका भाग्य केस है, उसका वो तो क्या जो है? हम अब तो हम चंद्रमा। उसको ही मजबूत करेंगे, जो हम पूजा अर्चना करेंगे, तो जैसे चंद्रमा को अपना सही करेंगे, फिर अब इसका जैसे, मतलब क्या करेंगे? अब देखो, समस्या कब आएगी? जब चंद्रमा की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा आएगी। जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतर दशा आएगी, इनके मैरिटल स्टेटस में मैरिटल जो इश्यूज है वो शुरू हो जाएंगे, या कोई बिजनेस में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि बाद के इस बने हुए ना, इस कुंडली के लिए बने हुए ना, वो इस व्यक्ति के लिए बने हुए हैं। जैसे लाल किताब में कंसेप्ट होता है किस्मत का ग्रह, फिर निकालते हैं वो, आप किस्मत का ग्रह ये है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? आपके दुर्भाग्य, आपके यानी कि स्पीड ब्रेकर, जो आपको रोकेगा, वो कौन है? वो आपका, अगर स्थिर लगन है, स्थिर 2, 5, 8 और 11 है, तो 9th हाउस का लॉर्ड होगा। अगर यहां पर द्वि स्वभाव राशि आ जाए, द्वि स्वभाव कौन सी होती है?
3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9 और 12। अगर यहां पर 3, 6, 9 और 12 आ जाए तब भादक हाउस होगा 7th हाउस। और 7th हाउस में जो राशि होगी और राशि का जो लॉर्ड होगा वो जहां बैठा है उस हाउस में दिक्कतें देगा, प्रॉब्लम देगा, वहां पर ब्रेक देगा। 5th हाउस में बैठ गया, एजुकेशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रेक यानी कि वो क्या है, उसको रुकावटें देगा उस चीज में, उसको जो चीज करेगा ना वो चीज उसकी आसानी से चीजें उसको नहीं मिलेंगी, उस हाउस से उसको उलझना पड़ता है, वहां पर उसको संघर्ष करना पड़ता है, बीमारी भी हो सकती है उससे संबंधित, दिक्कत हो सकती है, तो बाधकेश है ना। तो कुंडली में 3-4 चीजें होती हैं। बाधकेश आपको समझ में आया कि सभी को क्लियर है? हाँ जी। सर स्त्री स्वभाव के लिए आपने 7th हाउस बोला है या 5th बोला है? 7th हाउस। 7th हाउस, अच्छा, वो तो 5th में बैठ गया, ये आप बोल रहे थे, मैं इसलिए हाँ कंफ्यूज। ठीक है। तो बाधकेश समझ ये में आ बात गया आपको? पितृदोष अच्छा है। समझ में आ गया? सर समझ तो आ गया, ये बता दीजिए कि फिर उस प्लैनेट को ये हमें पूजा करनी होगी या उस हाउस को देखना होगा, मतलब क्या करना होगा? वो दशा के समय तंग करेगा, ये तो बिल्कुल समझ आ गया, वो प्लैनेट जो बातकेश बना। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोई भी ग्रह है, चाहे वो अच्छा हो बैठा हो चाहे बुरा बैठा हो, जब तक उसकी दशा या अंतरदशा नहीं आती तब तक वो कुछ नहीं करेगा। ना आपको अच्छे रिजल्ट देगा ना आपको बुरे रिजल्ट देगा। वो कब देता है? जब उस ग्रह की उस समय दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसका समय कुछ भी हो, गोचर हो, कुछ भी हो, तब देता है। वैसे कुछ कोई कुछ नहीं करता, बैठे रहते हैं शांत। तो वो बाधक ग्रह भी तभी आपको प्रॉब्लम देगा जब उसकी दशा आएगी। तब देगा, दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो। तो सर दशा के समय फिर हमें अगर व्यक्ति का दिख रहा है कि उसकी दशा और ये बाधक भी हाउस की चल रही है और बातकेश की, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? उसको उस प्लैनेट का दान देना चाहिए, उसकी पूजा, मतलब वो ये मैं एक देखेंगे थोड़ा हम फिर, पूछ रही क्या वो 1, 5, 9 राशि में बैठा हुआ है? कौन सी हूँ। राशि में? अच्छा, अग्नि तत्व की राशि में 1, 5, 9 में तो हवन करवाएंगे। 2, 6, 10 में है तो क्या करेंगे फिर उनका दान जाप करेंगे, करवाएंगे, जाप, दान अच्छा। दान करेंगे। ठीक है। वैसे 2, 6, 10 कहते हैं जमीन में दबा, लेकिन जमीन में नहीं दबाना चाहिए चीजों को। 3, 7, 11 है वायु तत्व की राशि है, तो उसका मंत्र जाप करेंगे। 4, 8, 12 राशि में बैठा हुआ है तो जल प्रवाह करेंगे उससे संबंधित चीजों को। आपने स्लीपर सेल सुना है? स्लीपर सेल, हाँ जी सर, नहीं। स्लीपर स्लीपर सेल क्या सेल काम सुना है, करते वो हैं? जो आपको बताते हैं कि आपको गुप्त बातें आपको बताते हैं बेसिकली आप। स्लीपर सेल वो होते हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के हैं, वो हमारे देश में हाँ काम जी। कर रहे हैं। कोई सब्जी वाले के रूप में है, कोई मैकेनिक के रूप में है, कोई बिजनेसमैन के रूप में है, कोई प्लम्बर के रूप में है। वो काम कर रहे हैं स्मूथली, कुछ नहीं बोलेंगे वो, लेकिन जैसे ऊपर से ऑर्डर आए वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो बात के इसके स्लीपर सेल है ये, जब इसका समय आएगा तो एक्टिव हो जाएगा ये। बाद केस, पितृदोष, और एक मैंने आपको बताया था पीछे, एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी एक एक राशि है, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है ना। सूर्य की राशि कौन सी है गुरविंद्र जी? सिंह राशि। सिंह राशि। चंद्रमा की? चंद्रमा की कर्क राशि, कर्क 4 नंबर। राशि। अब बाकी जो 7th हाउस जो प्लेनेट रहते हैं, बाकी जो 5 प्लेनेट, उनकी 2 राशियां हैं। बुध की, मंगल की 2 है, मेष और वृश्चिक। बुध की 3 है, कन्या और मिथुन। शुक्र और की कन्या। 3 है, वृषभ और तुला। गुरु की भी 2 है, धनु धनु और और मीन। ठीक है। मीन। अब कई बार क्या होता है कि जैसे इसे मैं आपको दिखाता हूं एक में, ये देखो,
ये कौन सी लगन की कुंडली है? ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो वृश्चिक के लॉर्ड कौन है? मार्स, हाँ मंगल। और मेष के लॉर्ड कौन है? मंगल। जी। मंगल की दो राशि है, मेष और वृश्चिक। अब मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा आ जाती है, तो कुंडली में फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस के जो स्वामी होते हैं, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ और नाइन्थ के जो स्वामी होते हैं क्या होते हैं? वो शुभ होते हैं। उनको शुभ कहा गया है जब उनकी दशा या अंतर्दशा से शुभ होती है। लेकिन अब इसमें जो मंगल की अंतर्दशा आ जाती है, मंगल की अंतर्दशा आ जाती है, तो मंगल तो दो हाउस के लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस और फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या शुभता का है, अच्छे ग्रह की अंतर्दशा चली हुई है। लेकिन व्यक्ति इस समय क्या है? बीमार चल रहा है। क्यों? जॉब में दिक्कतें आ रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह दो राशियों का लॉर्ड होता है ना, और उसकी जो मूल त्रिकोण राशि होती है उसके रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। तो मार्स की जो मूल त्रिकोण राशि वो मेष है। कौन सी है? मेष। जब मार्स की अंतर्दशा आएगी तो मेष राशि के रिजल्ट ज्यादा आएंगे वृश्चिक की अलावा। सिक्स्थ हाउस के ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे इनको। ये नोट कर ले आप, जैसे मंगल की दो राशियां हैं मेष और वृश्चिक, तो मूल त्रिकोण कौन सी है? मेष। बुध की दो राशियां हैं, कौन कौन सी हैं? किसका बात करनी है? मिथुन और कन्या। तो बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन है। गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, 9 नंबर की। वीनस की तुला है। शनि की कुंभ है। तो मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अब मान लीजिए शनि की अंतर्दशा आई हुई है। अब शनि इसमें कहाँ का लॉर्ड है? शनि इसमें थर्ड का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड है। तो आप ये कहेंगे कि शनि की अंतर्दशा में इनको थर्ड हाउस के और फोर्थ हाउस की, मैं आपको बड़ी जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना ये। सर एक बार जरा सा और बोले, कोई एकदम से फोन आ गया अर्जेंट, 1 मिनट बस की। हाँ जी। एक बार दोबारा बताएंगे, 1 मिनट जरा, कोई फोन आ गया बीच में, अर्जेंट ही था, नहीं तो मैं उठाती भी नहीं, मिस कर कोई देती। बात नहीं। मैं कहता हूँ ये जो आज का, जो मैंने आपको दो तीन पॉइंट सिखा रहा हूँ, ये दो तीन चीजें, ये काम आने वाली चीज है। हर ग्रह की दो राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, ठीक है। फिर उन जो 5 ग्रह रहते हैं उनकी अपनी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है। मंगल की मेष है, कन्या बुध की मिथुन है, शुक्र की तुला है, गुरु की धनु है और शनि की कुंभ राशि, ये मूल त्रिकोण राशि है। जिसकी दो राशियां हैं, उस ग्रह की जब अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो हमें यह देखना है कि कौन से हाउस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे। अब जैसे इसमें शनि है, शनि फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। शनि की अंतर्दशा चली हुई है, मान लीजिए शनि की अंतर्दशा यानी कि 1/9/26 के बाद आएगी, 27 तक। तो क्या कहेंगे इनको कि थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस में ये बैठा हुआ है। जहां पर दृष्टियां हैं रिजल्ट वहां के भी आते हैं, वो बाद की बात है, ठीक है।
तो इसको कहेंगे भी आपकी छोटी छोटी यात्राएं हो सकती हैं, कोई ना कोई काम हो सकता है जो डॉक्यूमेंट से संबंधित है, कोई वीजा का है, कोई फाइल का है, कोई कमीशनिंग का काम हो सकता है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं, फोर्थ हाउस से, कोई प्रॉपर्टी, मकान, वाहन इत्यादि चीजें आपको मिल सकती है। लेकिन मिलेंगे कब, जब आप फिफ्थ हाउस से संबंधित काम करते हैं, तब आपको वृद्धि हो सकती है, संतान से, संतान के जन्म के बाद, या कोई एजुकेशन से संबंधित। फिर वो पूछता है कि मुझे थर्ड हाउस के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे या मुझे फोर्थ हाउस के मिलेंगे, मुझे प्रॉपर्टी में ज्यादा होगा, मकान में, या किस में से ज्यादा मेहनत करूं। तो हमने देखना है कि शनि की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पे है। शनि की मूल त्रिकोण राशि फोर्थ हाउस में है, तो इस व्यक्ति को फोर्थ हाउस के रिजल्ट ज्यादा आएंगे थर्ड हाउस के बजाय। ठीक है। अब ऐसे ही बुध की अंतर्दशा जाती है। बुध कहाँ का लॉर्ड है, 11th और 8th। अब 11th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है। 11th किस चीज का है, 11th हाउस तो इच्छा पूर्ति का, लाभ का है, यानी कि इनके भाग्य से, इनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, लाभ लिखा हुआ है, इसमें को लाभ होगा, इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ, उनके जीवन में एक्सीडेंट, अचानक दिक्कतें, परेशानियां, वो चली हुई, बीमार चला हुआ है। क्यों चला हुआ है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि 8th हाउस में बैठी है। ऐसा नहीं भाई रिजल्ट यहाँ के नहीं आएंगे, रिजल्ट यहाँ के भी आएंगे, लेकिन ज्यादा रिजल्ट यहाँ के आएंगे, लाभ भी होगा, इच्छा पूर्ति भी होगी, लेकिन इनसे ज्यादा रिजल्ट इनके आएंगे, ये आपको दिखेंगे। हाँ ये रिजल्ट आ रहे हैं, आप अपनी कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं, किसी का भी, आप उसका कोई याद हो किसी का भी, ताकि आप उसको देख सके, उसको जानते हो, समझते हो उसके साथ ऐसा हुआ है, तो मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट ज्यादा आते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ मूल त्रिकोण राशि का, पितृदोष और बाधक भाव का। 3 हो गए। आचार्य जी, हाँ हाँ जी, जी। एक क्वेश्चन है। हम्म आ, पितृ दोष राहु से, शनि से और जुपिटर से हम्म देखा जाता है। हम्म। इसमें केतु का कोई रोल नहीं होता। केतु का भी है, के केतु का भी, मैंने बोला भाई राहु के साथ शनि हो, राहु के साथ गुरु हो, राहु के साथ, राहु शनि गुरु और सूर्य हो, केतु 9th हाउस में हो, के केतु के साथ शनि हो, केतु के साथ सूर्य हो, केतु के साथ जुपिटर हो। लेकिन ज्यादा राहु का रोल रहता है, क्योंकि राहु क्या है, वो साउथ वेस्ट दिशा के स्वामी है, उसको प्रेत योनि में गिनते हैं। तो ठीक है ना। तो वो मान मान लीजिए सूर्य के साथ राहु बैठे हैं हम्म। किसी भी हाउस में, किसी भी किसी भी हाउस, हाउस में, पितृदोष। तो पितृ दोष है। तो उसके लिए रेमेडीज क्या होंगी। रेमेडी तो उसके लिए, रेमेडी तो बहुत सारी है, लेकिन उसके लिए मंत्र जाप होते हैं, 1.25 लाख मंत्र जाप होते हैं पितरों के। फिर उसके ऊपर जो अपने आसपास जो धर्म स्थान होता है, जैसे हरियाणा में पेहवा है, रामराय है, जींद डिस्ट्रिक्ट में कई हैं, गंगा जी हैं, हरिद्वार, तो वहां पर उनकी फिर त्रिपिंडी होती है। त्रिपिंडी, ये त्रिपिंडी और नारायण बलि। त्रिपिंडी क्या होती है, 3 पिंड, 3 पिंड कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिपिंडी क्या होता है कि जो व्यक्ति मर चुका है, अस्वाभाविक मृत्यु, अचानक मृत्यु, किसी ने आत्महत्या कर ली है, कोई जलकर, कोई एक्सीडेंट से, यानी कि समय से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, वो क्या होता है, फिर वो प्रेत योनि में चला जाता है। उसको प्रेत योनि से पितृ योनि में लाने के लिए, या उसको वहां से निकालने के लिए, फिर
1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है, उसकी त्रिपिंडी करवाई जाती है। जैसे 3 गुण होते हैं, हमारे शरीर में भी 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण ब्रह्मा का है, रजोगुण विष्णु भगवान का है, और तमस भगवान शिव का है। तो उसको पहले हम तमस में, तमस से रजो में, रज से सतो गुण में लेके आते हैं। तो क्या होता है कि प्रक्रिया होती है 4-5 घंटे की, वो पूजा पाठ की जाती है। तो परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, जिनको हम जानते भी नहीं है कौन थे या कब मरे, कैसे मरे, जितने मर चुके हैं, उन सब की शांति के लिए त्रिपिंडी करवाई जाती है, उसको बोलते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध। और कोई एक व्यक्ति है जो हमें लगता है ये व्यक्ति गुजर चुका है, ये हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे स्वप्न में आता है, कोई दिखता है, जब इसके दिखने के बाद कोई ना कोई परिवार में दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है इसके दिखने से, या कोई पर्टिकुलर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति के लिए नारायण बलि होती है। नारायण भगवान विष्णु, नारायण बलि होती है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति 100 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से मर चुका है, अब भी आप उसको पितृ मान रहे हैं, वो जो चला गया वो कहाँ से पितृ है, जब उसको चीजें दे रहे हैं, उसको कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेंगी, पता नहीं किस योनि में पैदा हुआ है, वो शेर है, कोई बकरी है, भेड़ है, कोई बिच्छू है, सांप है, आप उसको अमावस के दिन या श्राद्ध पक्ष में खीर पूड़े, ये हलवा वगैरह दे रहे हो, तो वहां तक पहुंच जाएगा? कैसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे आपके पास अकाउंट है किसी भी बैंक का और एक एटीएम है, तो आप पूरे इंडिया में, पूरे देश में, पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी जाकर आप पैसे निकलवा सकते हैं। पैसे क्यों निकलवा सकते हैं? पैसे कब निकलवाएंगे? जब आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी निकलवाएंगे ना। तो अकाउंट में पैसे नहीं निकालेंगे कैसे? अब आपके अकाउंट में पैसा पैसा निकलवा रहे हैं, लेकिन उस अकाउंट में पैसा निकलवा रहे हैं, उसका अरेंजमेंट कौन कर रहा है? वो बैंक कर रहा है ना। एसबीआई है, कोई एचडीएफसी है, कोई आईसीआईसीआई है, ठीक है। तो जो बैंक है वो उस सर्कुलर को चलाए हुए हैं, उसके जो एम्प्लॉय है, उसका टेक्निकल सिस्टम चलाए हुए हैं। आप कहीं पर जाओ, एटीएम से पैसे निकाल लो, निकल जाएंगे। आपने डिपॉजिट करने, डिपॉजिट हो जाएंगे। आप अमेरिका से इंडिया पैसे भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं? आप थोड़ी भेज रहे हैं पैसे को, बताइए आप भेज रहे हैं क्या? आप नहीं भेज रहे ना। वो एक सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने, एक बैंक ने, वो भेज रहा है, उसकी जिम्मेवारी है। आपने केवल वहां पे जमा करवा दिए, आप वो चलेगी जिसके पास जाने हैं। आपने मेरे को पैसे भेजने हैं, तो आपने तो एक ऐप आती है, उस ऐप के थ्रू आपने भेज दिए। आप थोड़ी आप मेरे पास सीधे आके दे के गए हो, बीच में एक माध्यम है ना, ऐप है ना जो बनाया हुआ है। ऐसे ही जो चीज हम अपने पूर्वजों को देते हैं, उसके पीछे माध्यम है, कौन है? भगवान विष्णु है। जो ये पितरों का जो ये दायित्व है ना, भगवान विष्णु के पास है। तो जो आप देते हो अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, दही देते हैं, जैसे खीर देते हैं, हलवा देते हैं, कुछ भी देते हैं खाने पीने के लिए, और वो पूर्वज आपका कहीं मान लीजिए शेर की योनि में चला गया, और शेर खीर पूड़ तो खाएगा नहीं, ना ही शेर कोई हलवा खाएगा, वो तो नॉन वेज खाएगा। तो उसको वो चीजें नॉन वेज के रूप में ही मिलेंगी। वो काम किनका है? वो भगवान विष्णु का है। ये डिपार्टमेंट किसके पास है? ये भगवान विष्णु के पास है, वहां तक पहुंचाने का। शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है ना। तो ये होता है, डिपार्टमेंट बांटे गए। तो ये है। फिर आपका ये बाद केस हो गया, पितृदोष हो गया। पितृदोष के लिए कुछ रेमेडियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्र जाप होते हैं। और एक अध्याय होता है गीता का, मैं आपको बताऊंगा, 8वां अध्याय है, कुछ ऐसा है, वो पढ़ो आप। और किसी को घर में पितृदोष है, 8वां अध्याय पढ़े उसके लिए, तो क्या करेगा? वो पितरों की मुक्ति कराएगा। जो आपके पितर हैं, बंधन में है किसी न किसी उसमें, क्योंकि सभी क्रम बंधन के पास में बंधे हुए हैं।
कर्म बंधन में सभी बंधे हुए हैं, अच्छे बुरे। जो अच्छे छूट जाते हैं, बुरे किए हों फंस जाएंगे, फंसे हुए हैं, तो घूमते रहते हैं। तो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को वहां से निकालने के लिए आप गीता के अष्टम अध्याय, 8वें अध्याय का जाप उसको पढ़ सकते हैं डेली। वही तो वो है। और भी कई चीजें हैं, उपाय हैं, बता दूंगा आपको, लेकिन मुख्य उपाय मंत्र जाप है। तो मंत्र जाप नहीं कर सकता तो ये उपाय कर सकता है। ये हो गया, बाद केस हो गया। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि अगर खाली राहु केतु ही 9th हाउस में हो तो भी क्या पितृदोष होता है क्या? मतलब किसी के साथ ना हो, खाली राहु बिल्कुल केतु बाई बिल्कुल, चांस अकेला 9th में या 5th नाइन्थ में में, नाइन्थ में राहु है, या 5th में, पितृदोष है, पितृदोष है, बिल्कुल है। केतु है तभी पितृदोष है। और 5th में भी है तो भी, फिफ्थ में तो या 9th हाउस से ही देखते हैं हम? नाइन्थ हाउस से देखते हैं, फिफ्थ से तो बताते हैं अपने कचारी जो बताते हैं वो वास्तु हिसाब से फिफ्थ और तो एट्थ। केतु भी अगर 9th हाउस में तो भी पितृदोष है, चाहे केतु किसी प्लैनेट के साथ हो या कुछ भी हो तो? केतु भी हो, बिल्कुल। और कोई प्लैनेट बैठा हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता उसका? मतलब कोई और, जैसे शुभ प्लैनेट हो गया, वीनस हो गया, या फिर कोई फर्क जुपिटर तो नहीं। खैर आपने कह ही दिया, वो तो जीव है। बुध बैठा है यहाँ तो पे, या बुध ठीक है। बैठा है, शुक्र बैठा है, गुरु बैठा हाँ है, सूर्य बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये बुध, अगर ये है, चंद्र, लेकिन वो पितृदोषी। अगर वो चंद्रमा के साथ, जैसे मान लीजिए ये है, इस कुंडली में नाइन्थ लॉर्ड कौन है? चंद्रमा है ना, मून है नाइन्थ लॉर्ड। यदि ये मून हाँ जी, हाँ जी। राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, फिर पितृदोष हो जाएगा। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड पीड़ित हो या नाइन्थ हाउस पीड़ित हो, नाइन्थ हाउस में राहु है, पितृदोष है। राहु को ज्यादा मानते हैं, ठीक है ना, केतु को इतना मानते नहीं, राहु को ज्यादा मानते हैं। हाँ, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड केतु के साथ हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, तो पितृदोष है। राहु के साथ शनि हो, सूर्य हो, गुरु हो। केतु के साथ शनि किसी भी हो, हाउस में, गुरु हो, हाँ जी, किसी भी हाउस में। किसी भी हाउस में, किसी भी हाउस में, तो ये पितृदोष को। तो सर वैसे तो देखा जाए तो 9th हाउस में तो, जबकि आप ठीक बोल रहे हैं कि 9th हाउस में केतु तो अच्छा है, वो बंदा और स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा, क्योंकि 9th हाउस इसी का है शायद। हाँ, नाइन्थ हाउस में राहु को ज्यादा देखते हैं, केतु को देखते हैं, राहु राहु ज्यादा, क्योंकि केतु तो 9th हाउस के लिए अच्छा है, अच्छा 9th हाउस होता है ही है, अच्छा होता स्पिरिचुअलिज्म का। है, बिल्कुल। केतु को देखते थे ना, क्योंकि केतु ऐसे, केतु देखते हैं, केतु हमारे पूर्वज होते हैं वैसे। हाँ जी आचार्य जी, क्योंकि मेरे सूर्य और केतु इकट्ठे हैं। पितृदोष है, केतु हमारे पूर्वज हैं। केतु को, जो केतु कुल से करो उन्नति, एक मंत्र आता है, केतु ग्रह ही कुल की उन्नति करता है। केतु हमारे पूर्वज, हमारी जड़ें हैं। वो बात अलग है, हाँ जी केतु, मेरे। वो बात अलग है, केतु एक स्पिरिचुअल ग्रह है, अच्छा है, लेकिन केतु से भी पितृदोष बनता है, ऐसे में नहीं बनता, बनता है। केतु हमारी जड़ें हैं। जो व्यक्ति जड़ों को भूल जाता है, उस जैसे कोई व्यक्ति विदेश चला गया है, अपनी संस्कृति है, अपने पूर्वज हैं, अपनी जो कुल देवी है, कुल पितर है, उनको भूल जाता है, तो उनकी जड़ें हिला देता है केतु। केतु उनकी जड़ें हिला देता है। केतु हमारे पूर्वज, हमारी जड़ें हैं। केतु से ही हमारे पितर, हमारे पूर्वज देखे थे साथ में। तो केतु और राहु का रिलेशन कहीं पर भी शनि से, सूर्य से, गुरु से बन जाए तो पितृदोष होता है। या फिर नाइन्थ हाउस में राहु हो, केतु हो, या फिर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड राहु के साथ, केतु के साथ, शनि के साथ हो, पितृदोष बनता है। तीन चार, इसका मतलब सर, अगर शनि सूर्य और जुपिटर के साथ राहु केतु कहीं पे भी हो कहीं पर 9th भी हाउस के अलावा, तो भी नहीं। पितृदोष है? शनि के साथ जुपिटर नहीं, शनि के साथ सूर्य। नहीं, शनि के साथ आपने कहा ना, शनि, जुपिटर या अपना सूर्य, इन तीनों के साथ अगर कहीं पे भी राहु केतु हुआ तो वो हाँ, पितृदोष हो। पितृदोष हो, इधर 9th हाउस हो या ना हो। कोई दिक्कत नहीं है।
नाइन्थ हाउस आपका अच्छा, बिल्कुल। मैं ये सोची थी खाली 9th हाउस में ही होता है तब पितृदोष बनता है, नहीं मैं नहीं अभी नहीं नहीं तक यही नहीं चीज सोच रही थी। नहीं नहीं। नाइन्थ हाउस में आपके शुभ ग्रह बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शनि के साथ राहु है, सूर्य के साथ राहु है, गुरु के साथ राहु है, शनि के साथ केतु है, सूर्य के साथ केतु है, गुरु के साथ केतु है, किसी भी हाउस में पितृदोष है। ये कंडीशन होगी। दूसरी, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड कोई भी हो सकता है, वो राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, तभी पितृदोष बनता है। या फिर नाइन्थ हाउस में राहु या केतु हो तब बनता है। ये 5 नियम है बस। अब इनकी कुंडली में सूर्य और केतु है, पितृदोष है। तो वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा, कोई संतान सुख नहीं मिलेगा, नर संतान से दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये चीजें दिखेंगी आपको, आप किसी किसी कुंडली में दिखेंगी, वो आप उससे पूछोगे तो बिल्कुल भी दिखाई मैम देगा। ठीक है ना। पितृदोष हो गया, बाद केस हो गया, मूल त्रिकोण राशि हो गई। 3 कंसेप्ट हो गए आज। तीनों क्लियर हैं। हाँ जी। जी। और क्या है, एक और बताता हूँ बाद में, ठीक है, फिर करते हैं क्लास। हो इसमें किसकी अंतर्दशा चली गई इसमें? राहु की अंतर्दशा चली गई है। मंगल में राहु चला हुआ है ना, 25/9/2025 तक। मंगल की महादशा है, राहु की अंतर्दशा है कब तक? 25/9/2025 तक। चले कब से ये? 7/9/2024 तक। अब आपने क्या करना है, ये अंतर्दशा किस व्यक्ति के लिए कैसी रहेगी, किसके लिए कैसी रहेगी, अलग अलग आप उसको चेक कर सकते हैं। आपने देखना है कि ये वैवाहिक जीवन के लिए कैसी रहेगी मंगल की अंतर्दशा। तो वैवाहिक जीवन कहां से देखते हैं? 7th हाउस से। 7th हाउस है। और वर्ग कुंडली कौन सी होती है? हाँ जी। D9। 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 तो D9 में चेक करेंगे कि मंगल यदि 6, 8 या 12th हाउस में बैठा हुआ है, मंगल यदि 6th, 8th या 12th हाउस में बैठा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मैरिटल कुछ इश्यू हैं। अगर जुपिटर, शुक्र, चंद्रमा जो शुभ ग्रह साथ में बैठे हुए दृष्टि है, फिर नहीं, फिर वो ठीक रहेंगे। अगर इसी मंगल के साथ शनि बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु हो, केतु हो, या इनकी दृष्टि हो, तो फिर श्योर है कि मंगल की अंतर्दशा में आपको मैरिटल इश्यूज या कोई बिजनेस इश्यूज चले होंगे। अब इसमें मंगल कहाँ बैठा है? 11th 11th। हाउस में। लेकिन राहु के साथ तो है, वैसे तो ठीक है। तो 10th हाउस में नहीं बैठा मंगल? नहीं नहीं, 10th में नहीं, अच्छा, D9 में कह रहे हैं। D9 में कह रहा हूं मैं। हम चेक करें D9 को, हम मैरिटल स्टेटस को चेक कर रहे हैं। अब देखो मंगल के अंतर्दशा है, मंगल गुस्सा दिलाएगा, ठीक है ना। मंगल कह रहे गुस्सा होता है, मंगल गुस्से को बढ़ाएगा। अब वो राहु के साथ जाके बैठ गया नवमास कुंडली में, उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। इसमें वो और ज्यादा एंगर उसके अंदर भर जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी। 11th हाउस में है, उपच्य भाव में, ठीक है,
कहते हैं ठीक है, लेकिन इस व्यक्ति की जो इच्छाएं है ना वो और बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि 11th हाउस में बैठा हुआ है, और उन इच्छाओं के कारण ही इसका गुस्सा बढ़ेगा। इच्छाएं पूरी नहीं होगी, गुस्सा बढ़ेगा। अब इच्छा क्या है? या तो पत्नी से हो सकती है, भाई कोई काम करे, कुछ करे, या किसी अपने तो सोचता है जो वो चीजें नहीं हो पा रही उससे, तो उससे वो गुस्सा हो सकता है। अब यही मंगल इनके व्यवसायिक जीवन में कैसा रहेगा? तो व्यवसायिक जीवन को देखने के लिए कौन सी देखते हैं कुंडली हम? डी, उसमें वर्ग कुंडली D10। D10। तो D10। D10 पे जाएंगे। D10 में मंगल कहाँ बैठा हुआ है इनका? 4th हाउस में। यह भी राहु के साथ है, तो रहेगा। लेकिन किसको देख रहे हैं? 10th हाउस को देख रहे हैं। 6th, 8th और 12th में नहीं है, इसीलिए थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है उसमें अपने कार्यस्थल पर, लेकिन ठीक रहेगा। क्योंकि अगर ये 6th, 8th और 12th में होता राहु के साथ, तो फिर उसके कार्यस्थल पर बहुत बड़े झगड़े होते उसके गुस्से के कारण, उसके गुस्से के कारण। लेकिन अब यहाँ पे है ना, राहु मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में। 4th हाउस किसी को होता है? सुख का होता है, मन की शांति का होता है। किसके मन की शांति होगी ये? इस व्यक्ति के मन की शांति नहीं, जो ये कर्म कर रहा है ना, जो जॉब कर रहा है, वहां पर ये मानसिक रूप से शांत नहीं रहेगा। जो वो काम कर रहा है, काम तो करेगा लेकिन उस काम से खुश नहीं रहेगा। सर हम लॉर्ड को भी देखेंगे क्या, मंगल के लॉर्ड को, जैसे 1 नंबर और 8 नंबर, मतलब उनको भी देखा जाएगा राशियों को, या सिर्फ मंगल की प्लेसमेंट ही देखेंगे दशा के समय? पहले तो प्लेसमेंट को देखेंगे, तो आगे बात है ना। पहले प्लेसमेंट को देखेंगे, वो तो बाद बात भाई। इसको समस्या कहाँ कहाँ से आएगी वो तो बाद में, सिंपली देख रहे हैं इसको, ठीक है ना। और जैसे अब आप पूछ ही लिया भाई, प्लेसमेंट है, 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड 10th हाउस में बॉस होता है। कौन होता है? बॉस। तो गुस्सा किस पे निकलेगा इसका? बॉस पर निकलेगा। फिर गुस्से का कारण कौन बनेगा? बॉस बनेगा। बॉस इसको परेशान कर रहा हो, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, प्राइवेट जॉब में किसी में हो सकता है। सर बॉस कैसे, समझी नहीं मैं, बॉस 4th हाउस? बॉस नहीं समझते आप? कौन होता है बॉस? नहीं नहीं, बॉस तो समझती हूँ, पर बॉस कैसे बना, मतलब वो 9th जो लॉर्ड होता है वो बॉस होता है? बॉस होता है, D10 कुंडली में 9th हाउस बॉस का होता है। और फिफ्थ अच्छा, हाउस, बस यही पूछ रही थी मैं। 5th हाउस होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारी। कुलीग्स, कुलीग्स, अच्छा हाँ। और 6th हाउस होता है अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं। जैसे एक होता है ना चेयरमैन, एक होता है फोरमैन, होता है फोरमैन के नीचे 5 बंदे होते हैं, वो 6th हाउस है। यहाँ तक समझ रहे हैं? तो समझ डी आ रहा टेन है। का ही जो 9th हाउस होता है वो बॉस होता है, मतलब बॉस होता लगन है। का नहीं, D10 का डी होता है। टेन डी टेन का 9th हाउस आपके बॉस हैं। ओके, 5th हाउस आपके कुलीग्स हो गए, और 6th हाउस जो आपसे नीचे काम नीचे करेंगे। काम करने वाले हैं। तो ओके। आचार्य जी, जो हाँ जी। जिनकी जॉब नहीं है, जिनका बिजनेस है उनका। वो 7th हाउस है। ओके। उस D10 का 7th हाउस है। ठीक है। अब आपने देखा भाई यहाँ पे ये चीज चली हुई है। अगर यही मंगल आपने देखना है कि आपके बच्चे के लिए क्या चला हुआ है, आपकी संतान के लिए, D7 में जाएंगे, सप्तमांश में जाएंगे। D7 मंगल कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में, शनि के साथ। इसका मतलब क्या है कि इस समय आपका बच्चा बीमार हो सकता है। बच्चे को कोर्ट केस, को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि मंगल 6th हाउस में, लेकिन साथ में शनि भी। शनि क्या कराएगा उसके? क्योंकि शनि वैसे क्रूर ग्रह है, तो ये क्या करेगा? 6th हाउस एक्टिव हो गया, शनि साथ में बैठ गया। तुम ये कह सकते हैं कि आप
यहां पर ये क्या करवाएगा, झगड़ा करवाएगा। किससे? संतान से संबंध, संतान बीमार हो सकती है, संतान के साथ झगड़ा हो सकता है। अगर यही मार्स, यही मंगल कहीं और बैठा होता तो उसकी अलग डेफिनेशन होती। तो 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है। कहीं पर जुपिटर का इन्वॉल्व नहीं है, जुपिटर को दृष्टि नहीं है। अगर जुपिटर का इन्वॉल्व हो, दृष्टि हो, तो ये कह सकते हैं कि सर इसमें ये चीज भी देख सकते हैं जो चीज आपने हमको सिखाई थी कि ये अपने से प्लेनेट कहाँ बैठा है, तो अपने से 12th में भी बैठा है। तो वो चीज भी जो आपने कंसेप्ट सिखाया था वो इधर भी लागू करते हैं नहीं करते हैं? जी जी, क्या बोलिए? आपने एक हमें कंसेप्ट सिखाया था ना कि ये प्लेनेट अपने से कौन से हाउस में बैठा है। तो ये यहाँ D7 में ये मंगल अपने से 12वें में बैठा है, तो क्या ये चीज भी रिलेट करते हैं या इधर नहीं देखते हैं? नहीं नहीं, ये वैसे तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अलग चीज को देखते हैं। फिर वो संतान का पूरा डिटेल देखेंगे, वो संतान के लिए कैसी है, सिर्फ संतान का। अब ये संतान की कुंडली है, संतान की कुंडली में मंगल अपने से 12th में बैठा है, तो ये संतान का बिजनेस है ना। ये संतान की पत्नी होगी, तो संतान से की पत्नी से इसे बहुत कुछ देख सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये पजल हो जाओगे आप, ठीक है ना, पजल हो जाओगे। ठीक है, बात आपकी अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे संतान की कुंडली है। बैठ अब ये हमारे संतान है, तो इसकी पत्नी कौन सा हाउस हुआ? 7th हाउस। तो 7th हाउस से 12th में चला गया मंगल, यानी कि इस अपने संतान, यानी अपने पुत्र वधु है, तो पुत्र वधु के साथ झगड़े हो सकते हैं। किसके? आपके पुत्र के या पुत्री के, ठीक है, वो बाद की बातें। आप पहले सिंपल देखें इसको, ठीक है। दबने पे आगे इस रिसर्च की बात है, तो ये हो सके यहां तक। सर एजुकेशन का। हाँ जी मैम, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जी। सर। ठीक है, ये आपको तो मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग जरूर भेज दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आपके पास। साथ के साथ। आज कहीं ठीक है बाहर सर। गई? हाँ जी। सर हाँ मैं कहीं जा रही हूँ, गुड़गांव जाना है हमें, वो राखी का त्योहार है ना, तो ऐसे मुश्किल होती है एक दिन सारा। तो मैं ठीक, रास्ते में थी तो मैंने कहा चलो क्लास हो जाएगी जितनी होगी।